खुदाई करने वाली इन डिगर्स का जायजा लेने के बाद डेनियल और उसकी टीम उन्हें पास से देखने पहुंचती है। उन विशालकाय मशीनों का ढांचा देखकर सब हैरान भी होते हैं और थोड़ा सहम भी जाते हैं। इसके बाद स्टेनसन सभी को एक फार्म हाउस ले जाता है ताकि खाने पीने के साथ इस पूरे मामले पर आराम से चर्चा की जा सके। बातचीत के दौरान स्टेनसन बताता है कि जो मशीन उन्होंने अभी देखी थी वह सिर्फ एक मॉडल यानी प्रोटोटाइप थी, जबकि ऐसी 9 और मशीनें फिलहाल बनाई जा रही हैं। हर मशीन से 5 साइलो यानी अनाज या दूसरी सामग्री रखने वाले बड़े भूमिगत टैंक खोदे जाएंगे। इस तरह कुल 50 साइलो तैयार होंगे। हालांकि स्टेनसन अब भी 51वें साइलो का सच सबसे छुपा रहा है। जब शार्लेट पूछती है कि आखिर इन साइलो का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, तो एना बस इतना कहती है, बीज रखने के लिए। और सच कहूँ तो यह जवाब सुनकर किसी को भी खींच हो सकती है। आखिरकार इस पूरे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता यह राज खोलते हैं कि महाविनाश यानी एपोकैलिप्स खत्म होने के बाद इंसानी आबादी को दोबारा बसाने के लिए इन साइलो में लोगों को रखा जाएगा। आगे डेनियल तर्क देता है कि 50 साइलो खोदने के लिए सिर्फ 10 डिगर्स का इस्तेमाल करना कोई समझदारी की बात नहीं है। उसकी जगह 50 साइलो तैयार करने के लिए पूरे 50 डिगर्स लगाए जाने चाहिए। इससे एक और फायदा होगा, काम पूरा होने के बाद मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जिस जगह खुदाई खत्म हो मशीन को वहीं छोड़ दिया जाए। और आखिरकार वे ऐसा ही करते भी हैं, जैसा कि बाद में डिगर वॉइड में खड़ी हुई मशीनों को देखकर हमें समझ आता है। दूसरी तरफ हेलन उस बीज वाली बेतुकी बात को पकड़कर बैठ जाती है। वह स्टेनसन और थर्मन से लगातार सवाल करती रहती है, जब तक कि आखिरकार थर्मन यह मान नहीं कि ये साइलो असल में इंसानों को शरण देने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि आने वाली विनाशकारी तबाही से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल स्टेनसन पहले से ही उस महाविनाश की तैयारी कर रहा है। उसके मुताबिक यह तबाही नैनोटेक यानी सूक्ष्म तकनीक के जरिए आने वाली है। खुद नैनोटेक के क्षेत्र में काम करने के कारण स्टेनसन जानता है कि एक दुश्मन देश यह समझ चुका है कि परमाणु बम बनाने के मुकाबले नैनोटेक हथियार तैयार करना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि वह इस साइलो प्रोग्राम पर काम कर रहा है, ताकि नैनोटेक हमले की स्थिति में सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य व्यवस्था पहले से तैयार रहे जिसे आसानी से भेदा न जा सके। यह साबित करने के लिए कि नैनोटेक तकनीक कितनी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, स्टेनसन ने ही हेलन और डेनियल की वैन को हाईजैक करवाया था। फिलहाल इस पूरे साइलो प्रोजेक्ट को गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि स्टेनसन और थर्मन को खुद नहीं पता कि वह दुश्मन देश इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उनकी आगे की योजना बिल्कुल साफ है। सही समय आने पर वे खुद इस खबर को मीडिया में लीक कर देंगे। इसे इस तरह पेश किया जाएगा जैसे स्टेनसन का दिमाग खराब हो चुका है और वह महाविनाश के एक काल्पनिक डर की वजह से अपनी खुद की नूह की नाव यानी नोआज आर्क तैयार कर रहा है। उनकी उम्मीद है कि इससे विरोधी देश को लगेगा कि यह पूरा साइलो प्रोजेक्ट सिर्फ एक छलावा है और अमेरिका के पास ऐसा कोई असली कार्यक्रम नहीं है। ऐसे में उसके पास अमेरिका पर हमला करने की कोई ठोस वजह भी नहीं बचेगी। यानी एक तरफ वे साइलो बनाकर आने वाली तबाही से बचने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी प्रोजेक्ट को पागलपन साबित करके संभावित दुश्मन को गुमराह करने की भी योजना बना रहे हैं। इसके बाद शार्लेट घुमा फिराकर बात करने के बजाय सीधे स्टेनसन से पूछती है कि क्या वह विरोधी देश ईरान है। अब कहानी में असली मोड़ आता है। स्टेनसन और थर्मन दावा करते हैं कि जब उन्हें पता चला कि ईरान नैनोटेक हथियार तैयार कर रहा है, तो उन्होंने पहले बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर उन्हें धमकी भी दी। जवाब में ईरान ने डलेस टेक कॉरिडोर में रिमोट से एक धमाका कर दिया, जिससे एआई और नैनोटेक के क्षेत्र में स्टेनसन की अब तक की प्रगति को भारी नुकसान पहुंचा। आम लोगों के लिए इस घटना को डर्टी बम हमला कहा गया, क्योंकि ईरान द्वारा दूर बैठकर बम धमाका करने की बात किसी के गले नहीं उतरती थी। ईरान के पास वास्तव में नैनो हथियार हैं या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए थर्मन ने उस पर बमबारी की मंजूरी दे दी। लेकिन जैसे ही शार्लेट और उसका लड़ाकू दस्ता क्रैश हुआ, निमिट्ज ने एक भूमिगत सुरंग के जरिए परमाणु हमला कर दिया। ये सुरंग अमेरिकी सेना ने डेनियल की खुदाई तकनीक का इस्तेमाल करके तुर्कमेनिस्तान की सीमा से ईरान के नैनो वेपन ठिकाने तक खोदी थी और हमले में वह पूरा ठिकाना तबाह हो गया। इसका सीधा मतलब यही था, जैसा कि हेलन भी जोर देकर कहती है, कि शार्लेट और उसकी पूरी टीम को महज एक चारे यानी बैट की तरह इस्तेमाल किया गया था। उनके विमान को जानबूझकर गिराया गया ताकि अमेरिका को ईरान के ठिकाने पर परमाणु हमला करने का एक जायज बहाना मिल सके। इस घिनौने सच से शार्लेट बुरी तरह टूट जाती है और खुद को संभालने के लिए विक्टर के साथ पास की एक कॉटेज में चली जाती है। वैसे इस पूरे वाकये में एक बात काफी अजीब लगती है, टेंसन और थर्मन की बातचीत का तालमेल। दोनों जिस तरह एक दूसरे की बात पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले से पूरी बातचीत की रिहर्सल कर रखी हो, ताकि किसी के मन में जरा भी शक न बचे। तो क्या यह
यह मुमकिन है कि स्टेनसन ने अपने ही नैनोटेक का इस्तेमाल करके डलेस टेक कॉरिडोर में वह विस्फोट करवाया हो ताकि उसका पूरा प्लान शुरू हो सके। क्या पता उसकी तकनीक ने ही शार्लेट और उसके दस्ते के विमानों को हैक किया हो ताकि अमेरिका को ईरान पर परमाणु हमला करने की वजह मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेनसन खुद अमेरिकी सरकार को युद्ध की आग में धकेलने में मदद कर रहा हो ताकि वे अपनी पसंद की चुनिंदा आबादी को उन साइलों में बंद कर सके, धरती की सतह को पूरी तरह तबाह कर दें और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया की शुरुआत कर सके। जब हेलन सवाल उठाती है कि स्टेनसन अपनी अकूत दौलत का इस्तेमाल दुनिया की समस्याएं सुलझाने में क्यों नहीं करता, तो जरा उसका बहाना सुनिए। उसका मानना है कि अगर वह दुनिया की सारी समस्याएं ठीक भी कर दे तब भी बेसमेंट में बैठा कोई सिरफिरा इंसान कभी भी बम फोड़कर पूरी धरती का सर्वनाश कर सकता है। इसलिए वह दुनिया को सुधारने के बजाय उसकी सारी अव्यवस्था को जड़ से खत्म करके इंसानियत की एक नई शुरुआत करना चाहता है। अब आप ही बताइए, क्या यह कोई समझदारी भरी दलील लगती है या फिर किसी ऐसे सन की तानाशाह के नरसंहार वाले ख्यालात हैं जिसे भविष्य का सर्वे सर्वा बनने के लिए बेहिसाब पैसा दिया गया हो। हेलन स्टेनसन की इन घड़ी हुई कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं करती और आखिरकार अपने घर वापस लौटने का फैसला करती है। उसका मानना है कि स्टेनसन जैसे ढोंगी इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने से तो बेहतर है कि बेसमेंट में बैठे किसी सिरफिरे के हाथों हुए धमाके में उसकी हड्डियां और मांस ही क्यों न उड़ जाए, खासकर तब जब उसने खुद टाइम्स में स्टेनसन की तारीफों के पुल बांधने वाले लेख छापे हों। उधर शार्लेट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने और ड्रोन पायलट की भूमिका निभाने की इच्छा जताती है। डेनियल इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देता, हालांकि थर्मन और स्टेनसन उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसी वजह से हेलन को लगता है कि डेनियल आखिरकार हाँ कर ही देगा ताकि उसे अपनी बहन के साथ रहने का मौका मिल सके। लेकिन सबको चौंकाते हुए डेनियल इसके बिल्कुल उलट करता है। वह शार्लेट को खाने की मेज से अलग ले जाता है और विक्टर की सलाह के मुताबिक उसे रोजमेरी का एक टुकड़ा थमा देता है। इसका मकसद उसे माँ के हाथों बने रोस्ट चिकन की याद दिलाना होता है ताकि उसकी यादों का वह हिस्सा जाग सके जो उसे आत्मसम्मान और सुकून का एहसास कराता था। इसके बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर डेनियल हेलन को घर ले जा रहे चॉपर में उसके साथ सवार हो जाता है। आखिरकार डेनियल भी यह समझ जाता है कि स्टेनसन और उसके गिरोह के साथ हमेशा के लिए घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि वह हेलन के साथ ही इस तबाही में मर जाए। कहानी हमें वापस उसी मंजर पर ले आती है जहां कैनेडी और लुकास पर किसी अनदेखी ताकत ने हमला किया था और मार्था के साथ लुकास का रेडियो संपर्क टूट गया था। यहां पता चलता है कि कैनेडी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हमलावर ने लुकास को इस तरह निशाना बनाया था कि उसके सूट में लगा रेडियो ही नष्ट हो जाए। यह महज इत्तेफाक नहीं लगता, क्योंकि अगर उनका मकसद दोनों को मारना होता तो वे अब तक जिंदा नहीं बचते। दरअसल एल्गोरिदम या फिर जो भी उन हमलावरों को नियंत्रित कर रहा था वह कैनेडी और लुकास की जान नहीं लेना चाहता था। उनका असली मकसद सिर्फ इतना था कि दोनों का बाहर के लोगों यानी आउटसाइडर्स से संपर्क टूट जाए ताकि बाकी लोगों को यही लगे कि दोनों मारे जा चुके हैं और ऐसे में साइलो 17 जाने का कोई फायदा नहीं है। खैर, लुकास बुरी तरह घायल जरूर है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। एयरलॉक पहुंचने के बाद दोनों ऑन्द्रे, रिक और होप को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि उन्हें जूलियट ने ही भेजा है। जैसे ही साइलो का दरवाजा खुलता है, लुकास बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। बच्चे और जिम्मी मिलकर लुकास को मेडिकल रूम में ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। लुकास की हालत स्थिर होने के बाद जिमी रेडियो को ठीक करने में जुट जाता है। इसी रेडियो के जरिए कैनेडी बाद में मार्था और जूलियट से संपर्क साध, जैसा कि पहले बताया गया था। इसी बातचीत के बाद आउटसाइडर्स जुडिशियल में बम फोड़ने का अपना इरादा बदल देते हैं। यह मामला सुलझने के बाद जूलियट खुद जिमी से बात करके उसका और बच्चों का हाल चाल लेती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सब ठीक है, तो वह जिमी से कहती है कि अब वह उस सेफगार्ड पाइप को खोजने पर ध्यान दे जिसके बारे में माना जा रहा था कि उसकी मां ने उसे बंद कर दिया था। अगर वह पाइप मिल जाता है तो कैनेडी उसी जानकारी का इस्तेमाल करके सेफगार्ड प्रोटोकॉल को साइलो 18 के लोगों की जान लेने से रोक सकती है। लुकास और बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लोग उस पाइप की तलाश में जुडिशियल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर कैनेडी को एक ऐसा दरवाजा दिखाई देता है जिसे अंदर से वेल्ड करके बंद किया गया था। यह देखकर उसे काफी हैरानी होती है। रिक किसी तरह उस दरवाजे को तोड़ देता है और जब वह और कैनेडी अंदर झांकते हैं तो वहां उन्हें जिमी की मां का शव दिखाई देता है। कैनेडी कहता है कि सेफगार्ड पाइप तक पहुंचने के लिए इस शव को हटाना पड़ेगा, लेकिन अपनी मां की लाश देखकर जिमी भावुक हो जाता है और इसके लिए तैयार नहीं होता। जब तक जिमी खुद अपनी मां के शव को हटाने की मंजूरी नहीं देता, तब तक रिक, ऑन्द्रे और होप भी कैनेडी को उसे छूने नहीं देते। कैनेडी जल्दबाजी में जरूर है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त सब्र से काम लेना ही उसके पास एकमात्र रास्ता है। इसी बीच लुकास को होश आ जाता है और वह कैनेडी से
चर्चा करता है कि जिमी को उसकी माँ का शव हटाने के लिए कैसे राजी किया जाए। लुकास से कैनेडी को वह हौसला मिलता है जिसकी उसे जिमी से बात करने के लिए जरूरत थी। वहीं होप कहती है कि वह कैनेडी और जिमी की मुलाकात करवाएगी। कैनेडी और जिमी की बातचीत काफी अच्छी रहती है। कैनेडी उसे सलाह देता है कि वे उसकी माँ का अंतिम संस्कार करें और उन्हें सम्मान के साथ विदाई दें। आखिर कैनेडी ने अपनी दिवंगत पत्नी डोरिस के साथ भी यही किया था। जिमी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ के शव को जुडिशियल से बाहर लाया जाता है और साइलो 17 के सभी निवासी उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई देते हैं। इसके बाद लुकास और कैनेडी सेफगार्ड पाइप की जांच करते हैं। लुकास इस नतीजे पर पहुंचता है कि पाइप काटने के बाद जब जिमी की माँ उसे दोबारा सील करने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उस कमरे में बहुत ज्यादा जहर फैल चुका है। साथ ही पाइप को ठीक से वेल्ड करने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने पाइप को वेल्ड करने के बजाय कमरे के दरवाजे को ही अंदर से वेल्ड करके बंद कर दिया ताकि जहर पूरे साइलो में न फैल सके। यानी उन्होंने साइलो के बाकी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये सच्चाई जानकर जिमी टूटने के बजाय अपनी माँ पर गर्व महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वह इतने निडर माता पिता की संतान है। इसके बाद लुकास और कैनेडी यह पूरी जानकारी आउटसाइडर्स तक भी पहुंचा देते हैं। पॉल, हैंक और नॉक गस के बनाए उस नक्शे को लेकर कार्ला के पास जाते हैं। नक्शा देखकर कार्ला भी हैरान रह जाती है कि एड आखिर ऐसा कुछ बना भी सकता था। लेकिन असली सवाल यह नहीं था। असली सवाल था कि एड ने उस यंत्र को आखिर छिपाया कहाँ था। साफ जाहिर था कि उसे सप्लाई विभाग से चुराए गए सामान से ही बनाया गया था। हैंक को शक होता है कि ऑर्ला ने जरूर उस यंत्र का पता लगा लिया होगा और इससे पहले कि वह एड का भांडा फोड़ती, उसने उसकी हत्या कर दी। इसलिए कार्ला, नॉक, पॉल और हैंक उस जगह की तलाश में सप्लाई के कंस्ट्रक्शन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां वह यंत्र छिपाया गया हो सकता था। पूरे इलाके की छानबीन करने के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है और उसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते से खदानों में पहुंचने के बाद एड की डेस्क के नीचे लगा एक इंडिकेटर अचानक बीप करने लगता है। आवाज सुनते ही एड समझ जाता है कि कोई उसकी छिपी हुई जगह तक पहुंच गया है। वह तुरंत एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जो एक छिपी हुई लिफ्ट की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सामने पॉल, हैंक और नॉक्स को देखकर एड के होश उड़ जाते हैं। तीनों उसे वापस उसके दफ्तर ले जाते हैं और उस गुप्त लिफ्ट के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। एड सफाई देता है कि उसने बगावत के माहौल में क्रिटिकल सप्लाई से लाइट बल्बों को सुरक्षित निकालकर छिपा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इस उथल पुथल के दौरान वे कहीं टूट न जाएं। लेकिन उसकी इस कहानी को सच मान भी लिया जाए, तब भी एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। आखिर ऑर्ला की हत्या क्यों हुई और उसे मारा किसने? इस पर एड दावा करता है कि ग्लेंडा के मुताबिक माइक ही वह शख्स है जिसने ऑर्ला की जान ली है। माइक ऑर्ला की मौत के वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी था। यह सुनते ही हैंक और पॉल बिना देर किए माइक को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पूरी भागदौड़ के बाद पॉल कैफेटेरिया पहुंचकर कैथलीन और क्लेयर के साथ बैठता है। वह कैथलीन को बताता है कि ऑर्ला ने माइक को सप्लाई से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसी वजह से माइक ने उसकी हत्या कर दी। उधर वॉल्ट के अंदर केमिल एल्गोरिदम से बात करती हुई दिखाई देती है और बताती है कि रॉबर्ट असल में आउटसाइडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। केमिल कहती है कि वह बुरी तरह थक चुकी है और अब थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन एल्गोरिदम साफ कह देता है कि अभी आराम का वक्त नहीं है, क्योंकि अपने पिछले दावे के बिल्कुल उलट लुकास और कैनेडी अब भी जिंदा हैं। एल्गोरिदम बताता है कि उसे यह जानकारी अपने सर्विलांस सिस्टम से मिली है, लेकिन निगरानी बाहर लगे कैमरों से हुई, ड्रोन से या किसी नैनोटेक के जरिए, इसका कोई पक्का अंदाजा नहीं है। केमिल जानना चाहती है कि आखिर लुकास और कैनेडी के साथ हुआ क्या था, लेकिन एल्गोरिदम उसकी बात टाल देता है और उसे इस बात पर ध्यान देने को कहता है कि जूलियट ने उन दोनों को साइलो 17 क्यों भेजा। इसके बाद केमिल सेक्लूजन में रॉबर्ट से मिलने जाती है। शुरुआत में दोनों एंथनी के बारे में बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं उस पर याददाश्त दबाने वाली दवाइयों यानी मेमोरी सप्रेसेंट का असर तो नहीं हो रहा। लेकिन जल्द ही केमिल असली मुद्दे पर आ जाती है। साइलो 1 को साइलो 18 के लोगों का कत्लेआम करने से आखिर कैसे रोका जाए। केमिल अपना एक अंदाजा सामने रखती है। उसके मुताबिक जूलियट ने साइलो 17 के बच्चों को बचाने का बहाना बनाया था ताकि वह लुकास और कैनेडी को बाहर भेज सके और वे ऐसा कोई रास्ता खोज सकें जिससे सेफगार्ड प्रोटोकॉल को निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन रॉबर्ट अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका मानना है कि जूलियट का मकसद सिर्फ बच्चों की जान बचाना था और लुकास कैनेडी को बाहर भेजने के पीछे उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं था। रॉबर्ट यहाँ तक कह देता है कि अगर केमिल को अब यह भरोसा नहीं रहा कि जूलियट सच में बच्चों को बचाना चाहती है, तो शायद वह केमिल नहीं रही जिसे वह जानता था। केमिल इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रॉबर्ट के सेल से बाहर निकल जाती है। उधर मार्था के कमरे में बर्नार्ड साइलो का एक नक्शा बनाता दिखाई देता है। उसके मुताबिक साइलो 1 बिल्कुल केंद्र में है और इसके चारों तरफ 7 अलग अलग साइलो ग्रुप बने हुए हैं। इनमें से हर ग्रुप में
6 साइलो एक गोल घेरे में हैं, जबकि ठीक बीच में एक 7वां साइलो मौजूद है। इस तरह कुल मिलाकर 50 साइलो बनते हैं। हालांकि सीजन 1 में बर्नार्ड ने लुकास को 51वें साइलो का जिक्र किया था, लेकिन वह साइलो आखिर कहाँ है यह अभी तक साफ नहीं है। जूलियट के मुताबिक साइलो 1 से आने वाला सेफगार्ड पाइप हर ग्रुप के बीच मौजूद उस मुख्य साइलो से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये 7 मुख्य साइलो 1 से आने वाले जहर को अपने आसपास मौजूद 6 साइलो तक पहुंचा देते हैं। हालांकि गणित के हिसाब से यह व्यवस्था बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन जूलियट इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर साइलो में ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया। बर्नार्ड कहता है कि उसे भी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि साइलो 1 के पास इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। इसके बावजूद वे साइलो 1 पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए बर्नार्ड का मानना है कि सेफगार्ड पाइप को बंद यानी कैप करना बेहद जरूरी है, तभी साइलो 1 पर दबाव पड़ेगा और वह मजबूरी में उनसे बातचीत करने के लिए तैयार होगा। अगर साइलो 1 उन्हें यह समझाने में कामयाब हो जाता है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल वाकई जरूरी है, तो वे पाइप को दोबारा खोल देंगे, याददाश्त मिटाने वाली दवा मिला पानी पी लेंगे और इस पूरी बगावत को भूल जाएंगे। लेकिन अगर साइलो 1 उस पाइप की मौजूदगी को सही साबित नहीं कर पाता, तो फिर जाहिर है कि उन्हें साइलो 1 के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। बर्नार्ड कबूल करता है कि हाल ही में उसने साइलो 1 की नीयत पर सवाल उठाना शुरू किया है, वरना आईटी प्रमुख यानी हेड ऑफ आईटी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उसने कभी यह नहीं सोचा था कि साइलो में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर वह आखिर इतने घिनौने काम क्यों कर रहा था। वह यह जुर्म भी कबूल करता है कि जज मेडोज का कत्ल उसी ने किया था। उस वक्त उसे अपना फैसला सही लगा था, लेकिन इतने सालों बाद अब उसे समझ आ रहा है कि मेडोज की हत्या पूरी तरह बेवजह थी। बर्नार्ड मानता है कि वह अपने पुराने गुनाहों की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अब से वह उन पर थोपी जा रही इस तानाशाही के खिलाफ जरूर लड़ेगा। बर्नार्ड के इस बदले हुए रूप से जूलियट प्रभावित होती है। साथ ही उसे इस बात पर थोड़ी चिढ़ भी होती है कि अब वह बर्नार्ड से पहले जैसी नफरत नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कैमिल एल्गोरिदम से चर्चा करती है कि आखिर आउटसाइडर कैसे सेफगार्ड प्रोटोकॉल को निष्क्रिय करने वाले हैं। चूंकि इसके लिए जहरीले पाइप की लोकेशन उजागर करनी पड़ेगी, इसलिए एल्गोरिदम कैमिल के साथ यह जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर देता है। शायद उसे डर है कि कैमिल का झुकाव भी आउटसाइडर्स की तरफ हो सकता है। आखिर बर्नार्ड जैसा वफादार इंसान जब पाला बदल सकता है, तो कैमिल भी धोखा दे सकती है। इसी बीच लुकास और कैनेडी से मिली जानकारी के आधार पर आउटसाइडर्स सेफगार्ड पाइप को वेल्ड करके बंद करने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मार्था के कमरे में दोबारा इकट्ठा होते हैं। इस काम में काफी हैकिंग, वेल्डिंग और ड्रिलिंग करनी होगी, यानी इस पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वे तय करते हैं कि जुडिशियल में किसी असली मरम्मत के काम का बहाना बनाकर यह ऑपरेशन किया जाएगा। सैंडी को सुपरवाइजर बनाकर वहां भेजने का फैसला होता है, ताकि वह अधिकारियों को इस मरम्मत के काम की मंजूरी देने के लिए मना सके। लेकिन जैसे ही सैंडी ऊपर पहुंचती है, जूलियट को एहसास होता है कि उन्होंने उसे गलत पैनल पर भेज दिया है। यानी सैंडी जिस जगह ड्रिल करने की अनुमति लेने जा रही है, वहां असल में सेफगार्ड पाइप है ही नहीं। सैंडी को इतनी बड़ी गफलत करने से रोकने के लिए जूलियट तुरंत वहां से निकल पड़ती है। सैंडी की तरफ जाते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात शर्ली से होती है। शर्ली की धीमी चाल देखकर जूलियट समझ जाती है कि वह गर्भवती है। दोनों के बीच इसे लेकर थोड़ी आत्मीय और मीठी बातचीत होती है, लेकिन जल्द ही वे फिर असली मुद्दे यानी सैंडी और गलत पैनल की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही वे जुडिशियल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सैंडी रेडियो के जरिए जूलियट से संपर्क करती है और गुप्त इशारों में बताती है कि एमर्सन और उसके रेडर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब जूलियट एक बार फिर आत्मसमर्पण करने का फैसला करती है। उसका मकसद यही होता है कि कैमिल का पूरा ध्यान उसी पर लगा रहे, जबकि दूसरी तरफ शर्ली और बाकी आउटसाइडर्स सही पैनल तक पहुंचकर सेफगार्ड पाइप को सील करने का काम पूरा कर सकें। यानी जूलियट खुद को फिर से खतरे में डालकर बाकी लोगों के लिए रास्ता साफ करने जा रही थी। आखिर में एमर्सन जूलियट को हिरासत में लेकर उसी सलाख में डाल देती है जहां रॉबर्ट पहले से बंद है। शर्ली तुरंत मार्था, नॉक्स और बर्नार्ड को खबर देती है कि जूलियट पकड़ी जा चुकी है। इस पर नॉक्स राय देता है कि उन्हें जुडिशियल को बम से उड़ाने की अपनी पुरानी योजना पर ही कायम रहना चाहिए, लेकिन शर्ली उन्हें आगाह करती है कि ऐसा करने पर धमाके के साथ फैलने वाला जहर जूलियट की जान भी ले सकता है। बर्नार्ड अपनी बात पर कायम रहता है कि चाहे साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी क्यों न अपनाना पड़े, सेफगार्ड पाइप को बंद करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं मार्था कहती है कि उन्हें बिना वक्त गंवाए तुरंत कोई कदम उठाना होगा, वरना वे सभी एक दूसरे को भूल जाने के भारी जोखिम में पड़ सकते हैं। सच कहें तो इस मुश्किल मोड़ से निकलने का फिलहाल कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। इतना जरूर तय है कि
जूलियट और रॉबर्ट आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं, लेकिन उनके बिना आउटसाइडर्स सेफगार्ड प्रोटोकॉल को नाकाम करने की कोई ठोस रणनीति बना पाएंगे या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। ऊपर से कैनेडी, लुकास, जिमी और साइलो 17 के बच्चों को सुरक्षित अंदर लाने का एक और बड़ा मसला अटका हुआ है। जब तक कैनेडी और लुकास साइलो 17 जाने के अपने असली मकसद का खुलासा नहीं करते, तब तक केमिल उन्हें अंदर कदम रखने नहीं देगी, यानी ये सभी लोग बाहर ही फंसे रह सकते हैं। ऐसे में आउटसाइडर्स को सीजन 1 में आजमाई गई अपनी पुरानी तरकीबों का सहारा लेना पड़ सकता है। मसलन जनरेटर को ठप करना या राशन और पानी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित करना, ताकि केमिल को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, वे सेफगार्ड पाइप वाले असली पैनल तक आखिर पहुंचेंगे कैसे? अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई दिलचस्प थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।